गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गद्य खंड का जो हमारा चौथा लेसन है पहलवान की ढोलक, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो उसका एक वीडियो है वो हम लोगों ने एक भाग जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेसन 4 जो पाठ 4 है और यह पहलवान की ढोलक। पाठ का नाम क्या है? पहलवान की ढोलक। और इसके जो लेखक हैं, कथाकार हैं, उनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं। इससे पहले हम लोगों ने कहानी पढ़ी कि यह स्टोरी जो है वह एक व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन की स्टोरी ना होकर के एक समूचे संस्कृति, एक लोक प्रचलित जो एक कला है उसके स्थान पर किस प्रकार नई कला ने जन्म ले लिया और जो पहले से विकसित कला थी उसका किस प्रकार से जो है उसको एक स्थान से हटा दिया गया और उसमें किस प्रकार पूरी तरह से सत्ता को परिवर्तित करके रख दिया। तो यही मूल जो इसकी भावना को लेकर के यह कहानी बनाई गई है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस प्रकार जो पहलवान की ढोलक की स्टोरी प्रारंभ होती कि गांव में पूरी तरह से निस्तब्धता छाई हुई है, चारों तरफ से सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अगर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो लोगों के कराहने की आवाज, जो वेदना है वो वेदना, कष्ट जो है वो कष्ट की अभिव्यक्ति हो रही है। यही जो देखने को हमें आसपास मिल रहा है। इसके अलावा जो कहीं कहीं रुक रुक के सियार की आवाज, पेचक की आवाज, यही बस हमें सुनाई दे रहा है और चारों तरफ जो है सन्नाटा पसरा है। लोग बीमारी से त्रस्त हैं, कराह रहे हैं, तरह तरह की आवाजें जो है इसी तरह। और रात्रि अमावस्या की रात है, पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो छाया हुआ है। सो इसी पृष्ठभूमि को लेकर के हमारी कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो आइए हम इस कहानी का जो अगला भाग है, हम इस कहानी के अगले भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। यह हमारे आरोह पुस्तक के जो हमारा चौथा लेसन है उस चौथे लेसन की कहानी है। तो आइए हम देखते हैं। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक कि चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ जो है कष्ट भरी वेदना से भरी हुई आहें जो है, करुण चित्कार जो है केवल सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। ऐसे समय हर व्यक्ति, हर घर से किसी न किसी की लाश निकल रही थी, हर घर से कोई न कोई मृतक होने का समाचार प्राप्त हो रहा था। तो इस प्रकार हर व्यक्ति जो है एकदम पूरी तरह से दुखी था। तो केवल एक ही व्यक्ति था जो अपने अंदर ऊर्जा को बनाए हुए था और शुरू से लेके, कहानी के प्रारंभ से लेके कहानी के अंत तक उसकी ऊर्जा उसी प्रकार बनी रहती है। तो एक तो रात्र अपनी भीषणता, मतलब कि अपनी जो वेदना से पूरी तरह से युक्त है, ऐसे समय में भीषणता के साथ चलती रहती है, मतलब चारों तरफ कष्ट ही कष्ट का माहौल छाया हुआ है। और उस भीषणता को, उसको प्रतिद्वंदी के रूप में चुनौती देता हुआ अगर कोई है, तो किसी के पास अगर साहस है कि उस रात्र की करुण चित्कार को कोई जो है द्वंद्व के लिए ललकार सके, तो वह थी पहलवान की ढोलक। तो पहलवान जो था वो ताल ठोक करके इस कष्टपूर्ण माहौल से, इस रात्र की विभीषिका से, इस रात्र के कष्ट से, कि पूरे गांव में जो त्राहिमाम त्रासदी जैसी स्थिति जो छाई हुई थी, इसका प्रत्युत्तर देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति था, जो था पहलवान। तो वह पहलवान क्या है? ताल ठोक के, ताल ठोकना मतलब कि खुली ओपन चुनौती देना, अपना ताल ठोक करके, कि जोर लगा करके बोलते हुए कि ताल ठोक कर ललकारती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। केवल पहलवान की ढोलक ही थी जो इस रात्र की विभीषिका को उत्तर देने के लिए तैयार थी। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कहीं मल्ल युद्ध, कुश्ती होती इत्यादि होता है, तो लोग क्या है कि अपने पैरों पे जोर, पैरों से हाथों पे पटकते हुए ताल ठोक करके अपने प्रतिद्वंदी को जो है अपनी जो शक्ति है, अपनी शक्ति का परिचय देते हैं ताल ठोक करके। तो उसी संदर्भ में कहते हैं कि रात्र की विभीषिका को जो अगर किसी के पास साहस था तो वह था पहलवान की ढोलक। बाकी सब व्यक्ति तो जीवित थे लेकिन कहने मात्र के लिए, क्योंकि
हर व्यक्ति मृत प्राय सा देखने में लगता था। हर व्यक्ति दुखी था, हर व्यक्ति वेदना से ग्रस्त था। तो संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। तो पहलवान की जो ढोलक थी, ढोलक की आवाज में एक तरह की संजीवनी का काम करती थी। जो लोग अपने दुख से दुखी थे, उस दुख में उनके दुख को कम करने के लिए पहलवान की ढोलक की आवाज जो थी उनके अंदर मरहम का काम कर रही थी। उनके अंदर एक जो है आत्मविश्वास जो है वो जगाती थी पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक की जो एक आवाज आती थी, जो धुन आती थी ढोलक की, उस ढोलक की धुन को सुन करके लोग प्रोत्साहित होते थे, लोगों के अंदर उत्साह का संचार होता था। तो पहलवान की ढोलक में जो धुन निकलती थी उसका था, उस धुन का नाम था चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आ जा भेड़ जा, आ जा भेड़ जा। तो बीच बीच में जो है, बीच बीच में ढोलक की आवाज बदल बदल के आती, क्या चटाक चढ़ धा, यानी उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। तो कहने का अभिप्राय यह है, मूल भाव इसका यह है कि पहलवान रात्र भर, रात्र से लेकर सुबह प्रातःकालीन वेला तक ढोलक बजाता रहता था और जो ढोलक की धुन निकलती सेम उसी प्रकार से धुन निकलती थी। लेकिन उस धुन का जो धुन निकलती थी उसका लोग मतलब क्या समझते थे, उसका मतलब इसी रूप में समझते थे कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है हमारे सामने हमको ललकार रहा है और हम उसको जो है उसका विरोध करने के लिए, उससे हम लड़ने के लिए हर प्रकार से सक्षम हैं और तैयार हैं। तो इसी प्रकार से स्टोरी आगे बढ़ती है। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी और यह जो आवाज थी वो मृत प्राय लोगों के जीवन में एक तरह की प्रेरणा डालती थी, एक लोगों को जीवंत होने का एहसास दिलाती थी। यह स्टोरी यह एहसास दिलाती है कि यद्यपि आप लगते मृत प्राय से लग रहे हो, लेकिन अभी भी जो है जीवन में ऊर्जा शेष है, अभी भी आपके अंदर शक्ति जो है अभी भी हमारे पास वो क्षमता है कि हम इस परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह जो तो कौन था पहलवान? पहलवान का नाम क्या था? पहलवान का नाम था लुट्ठन सिंह पहलवान। पहलवान का नाम स्पष्ट है, पहलवान का नाम था लुट्ठन सिंह पहलवान। यूं तो यह कहा करता था कि लुट्ठन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। बताते कि जो पहलवान था, पहलवान अपने विषय में बड़े ही दम भरता था। दम भरते हुए लोगों को अपना परिचय इस प्रकार देता था कि मेरी साख जो है, मेरा प्रभुत्व जो है पूरी दुनिया, पूरा जो होल इंडिया यानी पूरा भारतवर्ष जो है जानता है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो लुट्ठन सिंह पहलवान को ना जानता हो। लेकिन उसका जो होल इंडिया था, वो जो उसका पूरा भारतवर्ष वाली बात थी, वो पूरा भारतवर्ष शायद उसका एक छोटा सा गांव रहा हो या शायद उसका जो छोटा सा अपना एक जिला रहा हो या राज्य रहा हो, लेकिन उसी छोटे से गांव को, छोटे से जिले को उसके दिमाग में होल इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय जो है वो बना हुआ था, क्योंकि उसने कभी गांव से या अपने राज्य से बाहर कभी कदम नहीं रखा। तो इसलिए उसको पता था कि बस यही इतनी छोटी सी दुनिया है। तो यूं तो वह कहा करता था कि लुट्ठन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। शायद लेखक कहते हैं कि हो सकता है जो वो होल इंडिया की बात कहता है कि मुझे दुनिया भर के लोग जानते हैं, शायद उसकी जो दुनिया है वो गांव तक ही सीमित हो सकता है उसकी दुनिया जो है जिले मात्र तक सीमित हो, या हो सकता है उसकी जो दुनिया है एक राज्य तक सीमित हो। ये कहा नहीं जा सकता। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। हाँ, लेकिन यह बात अवश्य थी कि जो जिले भर के लोग थे, मतलब उसका जो जिला था या उसका जो राज्य था, उसके लोग जो जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, उसको अच्छी तरह से भली भांति जानते थे कि लुट्ठन सिंह पहलवान कौन है। लुट्ठन के अब प्रारंभ होती है लुट्ठन सिंह के जीवन की दास्तान कि लुट्ठन सिंह कौन है, यह पहलवान किस प्रकार बना, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, यह हमें आगे कहानी जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। लुट्ठन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। मतलब
कि जब लुट्ठन 9 वर्ष का था, बहुत ही कम आयु में ही उसके माता पिता का देहावसान हो गया। लुट्ठन सिंह के माता पिता का देहावसान जब वो 9 वर्ष की आयु का था, तभी उसके माता पिता चल बसे। तो ऐसी छोटी अवस्था में जीवन का निर्वाह कर पाना बड़ा ही कठिन था। तो ऐसे समय में फिर क्या हुआ, सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। बस एक सौभाग्य, सुखद संयोग कहिए, एक अच्छी बात थी कि उसकी शादी हो गई थी। तो उससे क्या सुखद संयोग था, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। लेखक कहते कि अगर जो लुट्ठन सिंह की शादी नहीं हुई रहती तो वह भी माता पिता की भांति, जैसे माता पिता की मृत्यु हो गई, उन्हीं के पद चिन्हों का वो भी अनुसरण करता, यानी वह भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह 9 वर्ष की ही आयु का था, तभी उसके माता पिता मर गए, कोई उसकी देख रेख करने वाला नहीं था। तो ऐसी दशा में जो उनकी विधवा, जो उनकी सास थी, सास के भी पति गुजर चुके थे, तो ऐसे समय में जो विधवा सास थी, उन्होंने लुट्ठन सिंह को पाल पोस करके बड़ा किया। बचपन से वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारा उष्ण माने गर्म दूध धारा के साथ मतलब मुंह में लगा देता, और वो एक जो उसकी धार होती थी, जो धार कभी टूटने नहीं पाती। जब तक जितना ग्लास भर का दूध हो या लोटे भर का या बाल्टी में जितना भी दूध पीता, वो लगातार पीता रहता। तो धारोष्ण मतलब एक धारा, एक कंटिन्यूएशन जो है वो चलता रहता। तो धारोष्ण दूध पीता, गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता, कसरत किया करता। दिन प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन वह कसरत नहीं करता। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। चूंकि बात यह है कि लुट्ठन सिंह जो था, लुट्ठन सिंह के सास के जो पति थे, यानी जो ससुर जी थे, वो ससुर जी तो मर चुके थे। तो इसलिए गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की यातना दिया करते थे, बार बार उसको परेशान किया करते थे। तो लुट्ठन सिंह के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। तो 3 प्रमुख काम, तो पहले गाय चराता, दूध पीता और कसरत करता। कसरत करने का विचार उसके मन में कहाँ से आया कि उसने देखा कि गांव के जो लोग हैं वो किस प्रकार उसकी सासू माँ को किस प्रकार परेशान कर रहे हैं, किस प्रकार उसको तरह तरह से यातना दे रहे हैं। तो छोटी सी ही अवस्था में उसके मन में ये बात बैठ गई कि मैं खूब कसरत करूँगा, मैं खूब तंदुरुस्त बनूंगा, खूब स्फूर्ति से युक्त बनूंगा और पहलवान, बड़ा सा मोटा तगड़ा पहलवान बनूंगा। और पहलवान बन करके मैं जो गांव वाले हैं, जो मेरी सासू माँ को परेशान कर रहे हैं, मैं इसका प्रत्युत्तर दूंगा, मैं इसका लोगों से बदला लूंगा। ऐसी विचारधारा उसके नन्हे से बालक के मन में फल फूल रही थी। और इसी बात को ध्यान में रखकर कि वह निरंतर कसरत करता, रोज का रोज वह कसरत किया करता था। नियमित कसरत से किशोरावस्था से ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया। मतलब कि उसके हाथ और पैर जो पूरी तरह से, सीना, हाथ, पैर सब कुछ क्या हो गया, बलिष्ठ हो गया। उसके जो मांसल मतलब गठीलों के जो शरीर जो थे मांसल युक्त हो गए, सुडौल हो गए। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। जैसे ही तो उसकी आयु बढ़ने लगी तो गांव में उसकी ख्याति जो है पूरी जोर शोर से फैलने लगी। पूरा गांव उसे एक अच्छे, गांव में जो अन्य पहलवान थे उसमें एक अच्छे पहलवान के रूप में इसकी गणना होने लगी। लोग उससे डरने लगे और दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। मतलब कि उसकी चाल ढाल, इस प्रकार चाल ढाल, उसका जो शरीर का जो बनावट जो थी, वो कसरत करके अपना शरीर एक अच्छे पहलवान की भांति उसने अपना शरीर जो है बना लिया था। अपने आप को एक योग्य, एक अच्छे पहलवान की श्रेणी में उसने अपने आप को बना लिया था। तो वह समय समय पर अगर कोई प्रतिद्वंदी मिल जाता तो वो कुश्ती करने के लिए भी तैयार हो जाता। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। एक बार की बात है, लुट्ठन सिंह पहलवान एक गांव जिसका नाम है श्यामनगर, उस नगर में वो दंगल मतलब जहाँ पे मल्लयुद्ध, कुश्ती का युद्ध होता है,
उसी को बोलते हैं दंगल। तो वो दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेला गया, क्योंकि उसको पहलवानी में रुचि थी। तो अपनी रुचि के अनुसार वह श्यामनगर जो जगह का नाम है, वह मेला देखने के लिए, दंगल देखने के लिए वहां गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया, क्योंकि उसका जो है पहलवानी में बड़ी रुचि थी, उसको बहुत अच्छा लगता था कुश्ती करना। तो जैसे जैसे वो अन्य पहलवानों को लड़ता देखता, उसके पैरों में बेचैनी सी आने लगती, उसका शरीर जो है अपने नियंत्रण से बाहर होने लगा, उसके अंदर से जो है एक तरह की भावना आने लगी कि क्यों ना इसकी जगह पे मैं जा करके लड़ूं। और जब लोगों को लड़ते देखता तो उसके मन में ऐसा होता कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं ऐसे पटक देता, इसकी जगह मैं होता तो इस प्रकार इसको यह दांव लगाता। तो इस प्रकार की बातें उसके मन में बार बार आती जाती रहती। तो जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। तो एक जो बहुत ही नामी पहलवान था शेर खां, तो उस नामी पहलवान को उसने जो है दंगल में जो है कुश्ती युद्ध चल रहा था, उसी में नामी पहलवान, जो बहुत ही नामी पहलवान था, बहुत दूर दूर तक उसकी ख्याति थी, उस शेर खां को उसने चुनौती दे डाली कि मैं इसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो लोगों को और पहलवानों को युद्ध कुश्ती लड़ते देखकर वैसे ही बेचैनी थी, और उसने इसी जोश में आकर के, उसी उत्साह में आकर के उसने कह डाला कि मैं शेर खां से लड़ूंगा। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी, उसका नाम था चांद सिंह। चांद सिंह वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग में सुंदरता टपक पड़ती थी। तीन दिनों में ही वह पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह में अपनी जोड़ी और अपने उम्र के सभी पठानों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगूटा लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी जवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता। क्या होता है कि एक चांद सिंह जो शेर खां के नाम से प्रसिद्ध था, वह आया था जो है पंजाब से अपने गुरु के साथ आया था, और यहाँ आकर के उसने कुछ बड़े कम समय में ही जो यहाँ के पहलवान थे, वहाँ के श्यामनगर के पहलवानों को उसने जो है अपने हम उम्र के जो जितने भी पहलवान थे, उसमें भी कैटेगरी होती है ना कि सेम वेट के व्यक्ति को सेम वेट के साथ लड़ाया जाता है, सेम आयु के व्यक्ति को सेम आयु वर्ग के जोन में रख करके लड़ाया जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो अपने उम्र के जितने भी पहलवान थे सबको उसने पटखनी दे रखी थी। शकल सूरत में भी बड़ा ही सुंदर था, और शरीर भी उसका बलिष्ठ था, और उसके अंदर एक अलग सी ताकत थी। तो क्या था कि अपने उम्र के जितने भी बड़े ही कम उम्र में उसने ख्याति अर्जित कर ली थी। तो अभी क्या है, इस समय वह जो मेला था उस मेले में घूमता रहता था, और मेले में लंगोट बांध करके, पूरे शरीर पे मिट्टी लगा करके लंगोट बांध करके एक अलग सी दहाड़ निकालता हुआ, एक जोश खरोश के साथ लड़ता हुआ, बोलता हुआ सा आगे जा रहा था। तो जो है वो उसको देख करके सब कोई हर व्यक्ति उसकी तरफ एक बार पलट के देखता जरूर था। उसका आकर्षक जो सौंदर्य था, और उसका जो अंदर जो ताकत थी, उस ताकत को देख करके, उसकी शक्ति को देख करके, उसकी फुर्ती को देख करके, और इतने कम समय में उसने अपना शेर खां की उपाधि से टाइटल उसको मिल गया था, तो इससे वो अपने आप ही बहुत ही खुश था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे। इसी बीच में राजा और उनके और सभासद जो थे, उसमें भी मंत्रणा चल रही थी कि बहुत एक अच्छा पहलवान है और बहुत योग्य है, तो क्यों ना इसको राज दरबार में रख लिया जाए। और राज दरबार में जब ये रहेगा
तो इसका भरण पोषण सब कुछ राजा के द्वारा किया जाएगा और यह जो है शाही रूप से बना रहेगा और इसकी महत्ता जो है बनी रहेगी। तो हमारे राज दरबार का जो नाम है वो निरंतर चलता रहेगा। ऐसा अभी जो राजा साहब अपने मन में विचार कर रहे थे। एक तो राजा साहब पहले से ही उनको शिकार प्रिय थे, तो लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। बताया कि जो शेर सिंह था वो किस प्रकार लंगोटा बांध के दहाड़ता रहता था लोगों को, क्या है अपने प्रतिद्वंदी को बार बार ऐसी भावना से ऐसी दहाड़ लगाता कि मैं तैयार हूँ, अगर किसी के पास हिम्मत है तो आकर के बार बार ललकारता रहता, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो आकर के मुझसे लड़ो। तो इस प्रकार वह बार बार अपने प्रतिद्वंदी को ललकारता रहता। तो ऐसे समय में अभी राजा सोच रहे थे कि इसको शेर खां को यानी जो चांद सिंह है इसको जो है शाही रूप से एक पदवी दे दी जाए और इसको शाही पहलवान के रूप में शामिल कर लिया जाए। तो ये ऐसे समय अभी राजा विचार ही कर रहे थे कि उसी समय जो लुट्ठन सिंह पहलवान था उसने उसको चुनौती दे डाली। पूरे माहौल में एक तरह का आश्चर्यजनक माहौल बन गया कि अरे ये क्या इसने कर दिया, कि कहाँ इतना नामी पहलवान और कहाँ ये अभी पहलवानी का गुर में ABCD करने सीखने वाला व्यक्ति, कहाँ दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। तो लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। पहले तो चांद सिंह को बहुत हंसी आई कि ये अदना सा इतना छोटा सा जो पहलवान भी कहलाने के भी योग्य नहीं है, इतना छोटा सा बच्चा जो है वो मुझसे लड़ पाएगा, ये मेरे सामने तो यह इसकी बिसात ही कुछ नहीं है। तो एक तरफ तो पहले मुस्कुराया लेकिन फिर उसके प्रत्युत्तर देने के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने आज पढ़ी। इसके आगे की जो स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो होमवर्क के रूप में आप लोग इसके आगे की जो स्टोरी है वो पढ़ लेंगे और जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है उस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को बुक से चाहे अलग नेट से ढूंढ करके आप उन प्रश्नों को लिखिए और प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।